चलो, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे शरीर का जो बनावट है हड्डियों पे, ये परमात्मा ने क्यों बनाया और इसका क्या आधार था? क्या इसी तरीके से ये हड्डियां बनी हैं तभी हम बेहतर काम कर पा रहे हैं, या कुछ और बनती तो भी हम बेहतर काम कर सकते थे? तो ये सारी चीजें समझने के लिए, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, इसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक सी चीज हमें समझनी होगी कि हमारा शरीर क्या काम करने के लिए बना था। हमारा शरीर बना था क्या करने के लिए? अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सके हम, उसके लिए हमारे शरीर को बेहतर हाथ पैर और स्पाइन दी गई जिससे हम भाग सके। और इसके साथ साथ, भोजन इकट्ठा करने के साथ साथ, जो पहली जरूरत थी वो ये था कि हम थोड़े समझदार हो सके, जिससे हम सिर्फ भोजन नहीं और बाकी चीजों के बारे में भी समझ सके। तो सीधा स्ट्रक्चर हमारा बना हमारे दिमाग की वजह से। खाना तो सारे जानवर खाते हैं, है ना? शेर से बेहतर भोजन कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। एक दहाड़ मारी और अपने आप खाना सामने आके बोलेगा, खा लो साहब। हम्म तो भोजन से ज्यादा जरूरी जो चीज थी वो था हमारा दिमाग। तो जब हमारी बॉडी सीधी खड़ी होती है तो हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। और हमारे दिमाग के बेहतर काम करने की वजह से ही हमको ये पूरा स्ट्रक्चर 206 हड्डियों का ये स्केलेटन दिया गया। अब इस 206 हड्डियों में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। हड्डियां अलग अलग जगह पे जुड़ी हुई। हमें ये समझना है कि कौन सा जॉइंट कितना मजबूत है और क्यों है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दो उंगलियों के बीच का जोड़ ज्यादा मजबूत है या आपकी स्पाइन, तो कौन सा ज्यादा मजबूत है? ये उंगली ज्यादा मजबूत है या स्पाइन ज्यादा मजबूत है? स्पाइन। और कोई? कभी किसी ने सुना ये उंगलियों के बीच में डिस्क रप्चर हो गई, कुछ डिफेक्ट आ गया? एक डिफेक्ट आता है अर्थराइटिस वाला, बाकी और कोई डिफेक्ट आपने सुना? कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है। लेकिन स्पाइन में हर दूसरे तीसरे दिन आप कुछ ना कुछ डिफेक्ट सुनते होंगे। नहीं कुछ तो डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, या डिस्क में बल्जेस आ रहे हैं, कुछ और हार्निएशन है, कुछ डीजनरेटिव चेंजेस है, कुछ ना कुछ है। ना यहाँ कभी डीजनरेशन सुना होगा आपने, ना कोई और। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये उंगली का जोड़ और स्पाइन का जोड़ बराबर है। इक्वल स्ट्रेंथ है दोनों में। आपके स्पाइन के बीच में जितनी स्ट्रेंथ है, उतनी ही स्ट्रेंथ आपकी दो उंगलियों के उंगली के बीच के जोड़ में भी है। क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं। आप सोचो आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा होगा? आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा होगा? घुटने का या शोल्डर का? शोल्डर का होगा सर। शोल्डर का स्ट्रॉन्गेस्ट है? जी। नहीं, शोल्डर का मतलब घुटना ज्यादा मजबूत है। तो जितने नहीं नहीं, बोन्स अटैच होंगे उतना स्ट्रांग होगा ना जॉइंट। हाँ, तो घुटने पे दो हड्डियां नीचे हैं, एक हड्डी ऊपर है और बीच में एक है, मतलब कुल चार हड्डी है। और शोल्डर पे एक हड्डी ह्यूमरस है, और एक क्लैविकल है, एक स्कैपुला है। तीन हड्डी है। तो घुटना शुरुआत में देखने से समझ में आ रहा है कि शोल्डर से ज्यादा मजबूत है। तो जहां पे जितनी ज्यादा हड्डियां जुड़ेंगी वहां उतनी ज्यादा मजबूती होगी। तो अब सोचिए आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा है?
मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, घुटना और शोल्डर। हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, हिप जॉइंट पे तीन एक चार हड्डियां जुड़ती हैं, तो घुटना और हिप जॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। एक हड्डी नीचे फीमर होती है, इलियम एक्सट्रीम प्यूबिस, तीन पेल्विक गर्डल की बोन होती है, तो चार हड्डियां आपस में तो एंकल और रिस्ट जॉइंट हो गया जो। हाँ, एंकल और रिस्ट जॉइंट सबसे मजबूत जॉइंट है। अब इसमें कौन सा, एंकल ज्यादा मजबूत है कि रिस्ट ज्यादा मजबूत है? सर एंकल, एंकल जॉइंट। एंकल ज्यादा मजबूत है, कैसे? एक हड्डी ज्यादा है ना रिस्ट में। रिस्ट में एक हड्डी ज्यादा है, रिस्ट ज्यादा मजबूत है। रिस्ट में आपके दो हड्डी नीचे, रेडियस और अल्ना की है, आठ हड्डियां कार्पल की है और पांच मेटाकार्पल की है। और एंकल जॉइंट में दो हड्डियां आपकी टिबिया और फिबुला है, सात हड्डियां आपकी टार्सल बोन है और पांच मेटाटार्सल है। तो यहाँ पे एक हड्डी कम हो गई, जो यहां से निकल के चली गई घुटने पे, इसीलिए घुटना एल्बो से ज्यादा मजबूत हो गया। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट जो है आपका, वो रिस्ट जॉइंट है। इसीलिए आप ज्यादातर जब बैलेंस करते हो शरीर को अगेंस्ट जाके, तो कहाँ कहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ता है आपको? या तो हथेली पे, रिस्ट जॉइंट पे, या फिर पैर के तलवे पे, है ना? आप या तो पैरों पैरों के सहारे बैलेंस बनाते हो या हाथों के सहारे बैलेंस बनाते हो। और ये दोनों ही बैलेंस क्या फायदा देते हैं, कोई सोच सोच के थोड़ा सा बताइए। वाटिका और नेहा को छोड़ के कोई और बताएगा कि आप जब बैलेंस बनाते हो तो क्या होता है, क्यों बैलेंस बनाने को इतना ज्यादा वैल्यू की जाती है? ताड़ासन करने को, या आप ताड़ासन कर रहे हो, वृक्षासन कर रहे हो, या वृश्चिक आसन कर रहे हो, है ना, स्कॉर्पियन पोज, ट्री पोज, कुछ भी अगर ये कर रहे हो, तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद है और क्या फायदा दे? कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? ताड़ासन। ताड़ासन। ताड़ासन ज्यादा फायदेमंद है, हाँ, तो फिर क्योंकि वृश्चिक आसन क्यों सीधा कर? खड़े होने से दिमाग अच्छा अच्छा काम करता है। अच्छा, तो वृक्षासन में भी सीधे ही खड़े होते हैं, तो कंपेरेटिवली ताड़ासन और वृक्षासन तो सिमिलर हो गए फिर। अब दोनों में कौन ज्यादा फायदेमंद है? सर ताड़ासन में पूरी बॉडी ऊपर की तरफ खींचते हैं बोथ साइड ट्रंक से, हम्म। तो आई थिंक इसमें ज्यादा लाभ होता हो। भाई वृक्षासन में भी खींच लीजिए, किसने मना किया है? उतना नहीं होगा क्योंकि उसमें एक पैर पे बैलेंस होता है, अच्छा, इसमें तो मतलब दोनों आप पे। ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें खिंचाव ज्यादा है, इसलिए वो फायदेमंद है। हाँ, दोनों ट्रंक में, बोथ साइड के ट्रंक में स्ट्रेच अच्छा फील होता है। स्ट्रेच होने बिल्डिंग, से मजबूती आती है कि कमजोरी आती है? मेरे ख्याल से तो मजबूती आएगी क्योंकि इससे आर्म पिट को अच्छे से हम ऊपर पुश कर सकते हैं। भैया जब खींचोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्कुलेशन स्लगिश हो जाएगा, और जितना मसल्स रिलैक्स होंगी उतना बेहतर सर्कुलेशन होगा। आप खुद सोचो ना, अगर आप खींचोगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड सप्लाई जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। तो खींचना ज्यादा फायदेमंद हुआ या कंफर्टेबल खड़े होना ज्यादा फायदेमंद हुआ? नहीं तो फिर वृक्षासन क्यों कराते, ताड़ासन करा देते। इसका अपना फायदा होगा, प्रशासन का अपना है ताड़ासन ना, अच्छा, दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। गुड। कुछ तो है। ये ये एक बहुत अच्छा नजरिया। ये आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है आपको आसनों के लिहाज से सोचना, जगाने के लिए।
देखिए, जब आप वृक्षासन करते हैं तो आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को, आपके ब्रेन को ये कहना पड़ता है कि चुपचाप शांत रहना, कुछ इधर उधर मत करना। क्योंकि जैसे ही ब्रेन को दूसरा ऑर्गन डिमांड करेगा, ब्रेन परेशान हो जाएगा और बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप जब वृक्षासन कराते हो तो क्या कहते हो कि आपकी आई साइट फिक्स रखिए, सो दैट आपका ब्रेन बहुत कम डिमांड करे। तो जब ब्रेन कम डिमांड करेगा तो बाकी के सारे ऑर्गन्स क्या होंगे आपके, या तो इग्नोर्ड हो जाएंगे या फिर सारे स्लीप मोड पे चले जाएंगे, साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। सिर्फ एक ही मैकेनिज्म आपकी बॉडी का काम करेगा, वो है बैलेंस। बैलेंस किससे होता है? नर्वस सिस्टम के सहारे, राइट। तो यहाँ पे आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का काम होता है, ये दो के दोनों क्या होंगी, एकदम एक्टिव और अलर्ट स्टेट पे आ जाएंगी। और जब एक्टिव और अलर्ट स्टेट ये फेज में होंगी तो आपकी बॉडी क्या होगी, सीधी तन के खड़ी रहेगी बिना हिले डुले। तो अगर आपका बॉडी का कोई भी हिस्सा इसमें कमजोर है तो क्या होगा, वो उस स्थिति को मेंटेन कर पाने में असक्षम होगा। घुटना कमजोर है तो भी नहीं खड़े हो पाओगे, एंकल कमजोर है तो भी नहीं खड़े हो पाओगे, हिप जॉइंट कमजोर है तो भी नहीं खड़े हो पाओगे, स्पाइन कमजोर है तो भी नहीं खड़े हो पाओगे। न ताड़ासन में खड़े हो पाओगे, न वृक्षासन में खड़े हो पाओगे। क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बाकी के ऑर्गन्स के रिपेयर वर्क में जुट जाएगा। क्योंकि वो सारे चिल्लाने लगेंगे, माँ बोलने लगेंगे ना, ये मुझे 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 मुझे। तो इस चीज से बचने के लिए ब्रेन क्या करता है, सबको पहले से प्लीज करके रखता है। जैसे मुझे अगर कुछ अपना कुछ फेवर करना होगा तो मुझे सबको बोलना पड़ेगा ना, भाई मेरा साथ देना, मेरा। जैसे चुनाव के टाइम पे नेता लोग आके बोलते हैं ना, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। तो वैसे ब्रेन को सबसे दोस्ती बनानी होती है। तो जब ब्रेन एक बार सारे ऑर्गन्स को प्लीज करने जाता है तो दोबारा ऑर्गन्स उस पर अपना अधिकार मानने लगते हैं। सो दैट ब्रेन की जो सुप्रीमी नेचर है ना, ब्रेन, मैं ब्रेन हूं, वो कम हो जाता है। तो आपका शरीर क्या होता है, आपका शरीर मजे में चला जाता है। इसीलिए जितने भी बैलेंस वाले आसन हैं, सब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। और सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन है, नेचुरल मूड स्टेबलाइजर है। बिना किसी कारण भी खुश है। मेरे पास नहीं है मर्सिडीज, कोई बात नहीं है, मर्सिडीज में बैठ के कुछ नहीं होता, हम मजे में है। तो मजे में रहने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को आपके ऑर्गन्स के साथ दोस्ती बनानी होगी। और जब आपका नर्वस सिस्टम आपके ऑर्गन्स के साथ दोस्ती बना लेगा तो दिमाग काहे का सुप्रीम, फिर सबके सब ऑर्गन हो गए, मतलब सबके सब मजदूर हो गए। एक की मदद से दूसरे ने काम किया, दूसरे की मदद से तीसरे ने, तीसरे की मदद से पहले ने। तो क्या हो गया, भाईचारा। जैसे जॉइंट फैमिली में होता है ना, कि कोई काम चाचा अच्छा करते हैं, कोई बड़े पिताजी अच्छा करते हैं, कुछ पापा अच्छा काम करते हैं, कुछ काम दादाजी करते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। अच्छा, ये वाला काम तो दादाजी ही करेंगे, ये तो चाचा जी करेंगे। लेकिन जब चाचा जी वाला काम बड़े पिताजी को बेकार लगने लगता है तो फिर फैमिलीज में क्या होता है, डिस्प्यूट आने लगता है। होता है ना, कोई है आप में से जो जॉइंट फैमिली में रहा हो? जी सर। सो जॉइंट फैमिली का एक सबसे बड़ी ब्यूटी यही होती है कि हर किसी का कुछ न कुछ एक्सपर्टीज होती है। और उसी एक्सपर्टीज की वजह से परिवार चलता है। कोई अच्छा बोलने वाला होता है, कोई अच्छा करने वाला होता है, कोई समझदार होता है, और तभी जाके एक परिवार बनता है। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी एक परिवार है और जॉइंट फैमिली है। लेकिन अभी हमारी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल ऐसी होती जा रही है कि हमारी बॉडी न्यूक्लियर फैमिली बन के जीने लगी है।
किडनी बोलती मेरे को लिवर से झगड़ा है, लिवर बोलता मेरे को ब्रेन से झगड़ा है, ब्रेन बोलता मेरे सबसे झगड़ा है। तो जब सबसे झगड़ा करके बैठेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी बैलेंस का पोस्चर आप करते हैं, चाहे ताड़ासन, चाहे वृक्षासन, चाहे नटराज आसन, चाहे आप वातायन आसन कर रहे हो, चाहे आप उससे भी कुछ और डिफिकल्ट आसन में चले जाओ, आप वृश्चिक आसन कर रहे हो, कोई भी जहां पे भी बॉडी को बैलेंस कर रहे हो, सब पे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो फैमिली है उनके बीच में प्यार बढ़ने लगता है। तो जब आप ताड़ासन करते हो, दोनों पैरों पे बैलेंस करते हो, तो कौन सा प्यार बढ़ता है? मुंह से सामने बोल देंगे, पीठ पीछे गुस्सा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही वृक्षासन में आते हो, जो मन का गुस्सा है वो थोड़ा कम हो गया, मुंह से भी मीठा बोल रहे हैं, मन से भी अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही नटराज आसन करने लगते हो आप, अब एकदम मन से पॉजिटिव है, अरे तू तो भाई है अपना, है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ना बैलेंस का, वैसे वैसे आपके ऑर्गन्स के बीच की दोस्ती और गहरी होती जाएगी, उनके बीच का प्यार और गहरा होता जाएगा। इसीलिए जो जितना बेहतर बैलेंस आसन करेगा, उसको डिप्रेशन में जाने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, उसको सिस्टमिक फंक्शंस का माल फंक्शन होना बहुत कम हो जाएगा। तो उसको फिर कौन सी बीमारियां आती हैं? ऐसा नहीं है कि जो वृश्चिक आसन कर ले वो राजा हो गया, उसको ज्यादा बड़ी बीमारियां आती है। वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो अभी हम पहले समझ रहे थे स्ट्रक्चर हमको ऐसा क्यों दिया गया। तो इस स्ट्रक्चर देने के पीछे हमारे शरीर का बेहतर काम कराना। जब दो पैरों पे आप बैलेंस करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम आपको चलाने के लिए एक्टिव हो जाता है। आपने कभी देखा किसी को बेहोश होके गिरते हुए? शराबियों को अक्सर देखा होगा, है। शराबियों के अलावा दूसरे किसको देखा है? अचानक से कुछ चक्कर आया और बेहोश होके गिर गए। दोनों में डिफरेंस क्या है? शराबी के गिरने और चक्कर आके गिरने में, दोनों में ही नर्वस कंट्रोल खो गया। वर्टिगो मीटा, वर्टिगो तो कंडीशन है, लेकिन दोनों में नर्वस कंट्रोल खो गया। एक में नर्वस कंट्रोल खोने के पीछे, जो चक्कर खा के गिरते हैं उसमें नर्वस कंट्रोल खोने के पीछे रीजन ये था कि स्कल की ओर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई, सो दैट बॉडी का बैलेंस नहीं बना। दूसरे में क्या हुआ, स्कल की ओर ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्कल जो नर्वस सिस्टम था वो फेल हो गया, काम वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पा रहा सही से, सो दैट आपके मूवमेंट्स सही नहीं रहते, आप हाथ यहाँ चला रहे हो, हाथ वहां जा रहा है। तो एक में आपने अपने नर्वस सिस्टम को खराब कर दिया और दूसरे में अपने ब्रेन को खराब किया। तो ब्रेन और स्पाइन, ये दो चीजें आपको चलाने के लिए काम आती हैं, और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से हमारा स्ट्रक्चर सीधा बना। हमको स्कल दिया गया, हमको स्पाइन दी गई, थोरेसिक कैविटी दी गई, हाथ पैर दिए गए। तो पूरे अभी हम पहले बोन्स को समझते हैं, फिर बोन्स का मतलब तो मोटा मोटा आप समझ चुके हो कि जितनी ज्यादा हड्डियां उतना ज्यादा मजबूत। तो कहाँ से हम शरीर को कैसे बैलेंस करेंगे, यही सारा स्ट्रक्चर का खेल है। आपने देखा होगा ना कि जो लोग सर्कस में वो रस्सी पे चलते हैं, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने एक एक्सरसाइज इजाद की है इस पे। अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा योग, जिन्होंने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की किताबें पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि उन्होंने एक एक्सरसाइज इजाद की है जिसको बोलते हैं रेखा गति। रेखा गति पढ़ी है सबने? कभी किसी ने सोचा रेखा गति क्यों डिजाइन की है उन्होंने? बहुत अच्छी ब्रेन की एक्सरसाइज है रेखा गति। रेखा गति, और रेखा गति पहली एक्सरसाइज है उनके स्थूल व्यायाम सीरीज की। सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम का अंतर तो आप लोगों को पता होगा।
लेकिन फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि रेखा गति करते वक्त ना तो आपके शरीर में ब्लड का संचार बढ़ता है, ना कुछ बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी वो वार्म अप एक्टिविटी है, आपको अलर्ट और अवेक करने की एक्सरसाइज है। तो क्या अलर्टनेस और क्या अवेक करता होगा? स्थूल व्यायाम की पहली एक्सरसाइज है ना रेखा गति। तो जो स्थूल व्यायाम की पहली एक्सरसाइज है, इट मीन्स अलर्टनेस और एक्टिवनेस आनी चाहिए आपकी बॉडी में स्थूल व्यायाम करके। तो रेखा गति करके क्या आता होगा? रेखा गति करके आपके शरीर में किसी भी बड़े बदलाव के लिए तैयारी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप सडन आप अपनी कार्डियक साइकिल को चेंज करना चाहते हैं, है ना, एकदम से तेज तेज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो दूसरी एक्सरसाइज जो है, तो दूसरी एक्सरसाइज वो हृदय गति है, इंजन दौड़ है। रेखा गति से हृदय गति तक पहुंचने में आपके हार्ट को 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। सो अगर आपका हार्ट अभी मानो 70 बीट्स पे चल रहा है, तो ये 70 बीट्स को काफी तेजी से बदल देता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम फास्टर कर देता है। तो 3 गुना तेजी के लाने के लिए रेखा गति एक बहुत अच्छी तैयारी है ब्रेन और बॉडी की। और उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका स्ट्रक्चर। तो अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं कुछ डिफेक्ट आता है, तो फिर क्या होगा? आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। अब स्ट्रक्चर का डिफेक्ट क्या है ये समझिएगा। अक्सर हम जब बात करते हैं तो पोस्चरल डिफेक्ट की बात करते हैं। पोस्चरल डिफेक्ट पे क्या कहते हैं? अरे ये पीठ सीधी करके नहीं बैठता, ये सीधा नहीं चलता, ये ऐसे आगे झुक जाता है आजकल लोग मोबाइल पे ऐसे और झुक जा रहे हैं। सो पोस्चरल डिफेक्ट ये नहीं है, पोस्चरल डिफेक्ट ये नहीं है। ये तो आपकी पोजीशंस हैं जो आपने ज्यादा टाइम तक यूज किया, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ गई, आपका लिम्फेटिक सिस्टम खराब हुआ, मसल्स में स्टिफनेस आ गई। आप देखोगे पीछे ऐसे थोड़ा सा ऐसे मांस सा उठ जाता है, ऐसा एक सूजन हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है। तो गर्दन पीछे ही नहीं जाती, अकड़न आ जाती है, शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, शोल्डर ब्लेड स्टिफ हो जाती है ना, बैक स्टिफ हो जाती है, इनर थाई स्टिफ हो जाती है, काफ मसल स्टिफ हो जाती है। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है। अब ये मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होना दूसरा सिस्टम है। उससे ज्यादा जरूरी चीज जो स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या है? माफ करें, ये कुछ कुछ दिक्कत हो रही है यार, सुबह भी ये दिक्कत एक बार आई, आज भी। इसको फिक्स करते हैं। तो अभी मेरी आवाज ठीक है ना? सब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है। तो ये जो हमारा शरीर की बनावट है, उसके पीछे कारण ही यही था कि हमारे अंदर के ऑर्गन सही से काम कर सके। बाहर आप कैसे बैठ रहे हो वो सब कुछ मस्कुलर है। कभी सुना है किसी को कि ऐसे पीठ झुका के बैठने से उसकी पीठ बोन्स ने स्ट्रक्चर बदल दिया? तो बोन्स अपना स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलते। मसल्स आपकी स्टिफ हो जाती है, मसल्स जितनी स्टिफ हो जाएंगी उतना आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है वो किसके लिए आता है? वो इंटरनल ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट से आती है। लाइक आपके डायफ्राम की इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है, सो दैट आपका टाइडल कैपेसिटी कम हो जाएगी। आपकी पेरिटोनियम जो है वो स्टिफ हो जाती है, सो दैट आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो बेहतर फंक्शन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, आपकी ग्लैंड सही से काम नहीं करेंगे, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिया गया, ये
इंटरनल ऑर्गन्स को सही से काम कराने के लिए दिया गया। तो इसी स्ट्रक्चर में ही हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स बेहतर काम कर सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बदल दें किसी दूसरे तरीके से, अपने सारे ऑर्गन्स को अगर हम चाहें कि हम गाय की बॉडी में लगा दें, भैंस की बॉडी में लगा दें, घोड़े की बॉडी में लगा दें, या किसी कुत्ते की बॉडी में लगा दें, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाए। तो ढंग से काम कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन के सहारे। तो इसलिए स्केलेटन बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्केलेटन समझते हो तो क्या समझोगे कि कैसे शरीर को मोड़ सकते हैं, कैसे शरीर को खींच सकते हैं, कैसे उसको सिकोड़ सकते हैं। सो सिंपली आपकी बॉडी का मूवमेंट जो है वो इस बात को समझाएगा आपको कि आपकी बॉडी काम कैसे करेगी। तो अगर किसी की भी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे उसके स्ट्रक्चर का डिफेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रक्चर का डिफेक्ट क्या होगा? आपकी जो हड्डियां हैं उनमें डिजनरेशन आएगा, पहला डिफेक्ट होगा। तो जब हड्डियों में डिजनरेशन आएगा तो क्या होगा? आपके स्ट्रक्चर को परेशानी होगी, आपके फंक्शन को परेशानी होगी। दूसरा और क्या दिक्कत आएगी हड्डियों में डिजनरेशन से? आपके स्ट्रक्चर के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाए। तो आपके पास जो बोन्स दी गई है वो आपके फंक्शंस को सिर्फ रेगुलेट ही नहीं करती, आपके फंक्शंस को डायरेक्ट भी करती है। तो अगर आपकी बोन हेल्थ खराब है तो आपके दिमाग से लेके आपका एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ खराब हो जाए। तो ये मत सोचिए कि आपकी हड्डी का कमजोर हुई है तो सिर्फ हड्डी कमजोर हुई, विटामिन डी कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ तो सिर्फ विटामिन डी या कैल्शियम कम है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेसिया हो गया तो ये सिर्फ आपके बोन्स का डिफेक्ट है, बाकी सब कुछ ठीक है। बोन्स का डिफेक्ट बाकी सब चीजों का डिफेक्ट लेके आएगा। कैसे? इसको थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ोगे, जब हम ग्लैंड समझने लगेंगे, जब आप कैल्स्टोनिन समझोगे तो आप समझोगे कि कैसे बोन हेल्थ जो है आपके हॉर्मोन्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपके हॉर्मोन्स अच्छे नहीं होंगे तो बोन हेल्थ खराब होगी, और बोन हेल्थ खराब होगी तो नया न्यूट्रिशन बनाने के लिए जो ब्लड सेल्स चाहिए आपको, आपकी जो ब्लड सेल्स है ना, जो आरबीसी है आपकी, उसका 90 डेज का साइकिल है। हर 90 दिन के बाद ये मर के लिवर पे चली जाती है और आपके स्टूल से बाहर आ जाती है। आपका स्टूल इसीलिए पीला होता है। आप किसी भी कलर का खाना खाओ, स्टूल पीला ही निकलता है। तो ये आपके ब्लड सेल के डेथ की वजह से है। तो ये ब्लड सेल का बनना आप सब जानते होंगे, बोन मैरो, बोन मैरोज बनती हैं, या फिर कुछ लोगों ने बोन मैरो खाई भी होगी। तो ये जो बोन मैरो का कॉन्सेप्ट है ये आपके स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल है। बेहतर काम करना, दिमाग का बेहतर काम करना, लिवर का, लंग्स का, किडनी का बेहतर काम करना स्ट्रक्चर की वजह से है। तो चलिए स्ट्रक्चर को अब थोड़ा सा समझते हैं, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। तो आपके स्ट्रक्चर में जो कुल 206 हड्डियां हैं, आपके स्ट्रक्चर में कुल 206 हड्डियां हैं। आपको पूरी 206 हड्डियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मोटे मोटे नाम अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे स्कल पे 22 हड्डियां टोटल आप याद कर लो, 14 फेस की और बाकी, या स्कल की कुछ मोटी मोटी हड्डियां जैसे फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है। इनको अगर आप याद कर लो, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये मैं उल्टा बोल गया था, फ्रंटल, फिर उसके बाद ये आपकी ऑक्सीपिटल है, और पीछे पेराइटल है, और ये टेम्पोरल है। ठीक है, मैं अगर नहीं, सॉरी, मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूँ। फ्रंटल, फ्रंटल के बाद ये पेराइटल है जहां भी मेरे दोनों हाथ हैं, फिर पीछे ऑक्सीपिटल है, और ये साइड से टेम्पोरल है। ठीक, तो ये इस हिस्से को आप जान जाओ तो आप बहुत सारी
इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत सारे आसनों में ये इन हिस्सों का जब यूज करोगे तो वो बेहतर आपको समझ दोगी। अगर नहीं याद कर सकते हो कोई झंझट की बात नहीं है, सिर्फ एक स्कल याद कर लो बहुत है। ठीक, स्कल, स्कल के नीचे जाओगे तो ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है वर्टेब्रल कॉलम का। वर्टेब्रल कॉलम सबको याद होना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है आपको। तो वर्टेब्रा में ये सबको याद भी होता है। 7 हड्डियां होती है सर्वाइकल की, ठीक, 12 हड्डियां होती है थोरैक्स की, 5 होती है लंबर की, और फिर ये सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है ये फ्यूज्ड बोन होती है, जुड़ी हड्डियां होती है। 5 सैक्रम में होती है, 5 कॉक्सिक्स में होती है, पर ये जुड़ी हड्डियां होती है, इसलिए इनका बहुत बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। तो ये हड्डियां देखने में अलग अलग कैसी लगती हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये देखिए, ये कुछ। सर एक एक सेकंड सर, तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर दीजिए। प्रणाली, आप फोन से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप आसानी से अपने फोन पे उसको जूम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो नहीं हो रहा था, ओ हाँ हो रहा है, ठीक है। आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये, हो गया। हाँ, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो ये वर्टेब्रास का स्ट्रक्चर होता है। इससे आप अलग अलग वर्टेब्रा को छू के समझ सकते हो कि ये कैसे देखने में लगती हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रा कैसी होती है या थोरेसिक वर्टेब्रा कैसी होती है, ये इनकी पोजीशंस हैं। फ्रंट से इसको ऐसा देख सकते हो, ऐसे ऊपर से देख सकते हो। ये सर्वाइकल वर्टेब्रा कुछ ऐसी दिखती है आपकी, थोरेसिक वर्टेब्रा कुछ ऐसी दिखती है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है। तो अभी इस डायग्राम को बस अपने दिमाग में बैठाते जाओ। इसको जब आप छू के फील करोगे ना, 4-6 लोगों की जब स्पाइन टच करोगे तो आपको इसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, लंबर ये वाली है, अच्छा ये वाली थोरेसिक है, ये वाली सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल हड्डी की क्या खासियत है? सर्वाइकल वाली हड्डी पीछे थोड़ी नुकीली होती है, ठीक। थोरेसिक हड्डी जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी होती है। फिर आपकी लंबा वर्टेब्रा जो पीछे थोड़ा सा उभरा हुआ सा नॉब सा होता है, ठीक। तो अगर इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे तो किसी की भी स्पाइन को टच करके आप आसानी से बता पाओगे कि उसकी स्पाइन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, उसकी स्पाइन सही तरीके से है कि नहीं है। तो ये हो गई आपकी स्पाइन की वर्टेब्रास। फिर जो फ्रंट का स्ट्रक्चर है आपका थोरैक्स का, वो बहुत काम का स्ट्रक्चर है। सो थोरैक्स वाले स्ट्रक्चर को, थोरैक्स वाले स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है हमें कि इसमें बीच में एक बोन होती है जो 3 हड्डियों की जुड़ी हुई। 3 हड्डियां आप ना भी समझो कि मेनोब्रियम क्या है, बॉडी क्या है, जिफी क्या है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता आपको। आपको सिर्फ एक हड्डी स्टर्नम समझनी है और उससे 12 हड्डियां राइट साइड पे हैं, 12 लेफ्ट साइड पे हैं, ये समझना है, ठीक। तो ये 12 हड्डियां जो हैं ये बड़ी थोड़ी सॉफ्ट होती है नेचर में, इनको रिब्स बोलते हैं। बीच की एक जो हड्डी है ये थोड़ी टफ होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। और इसके भीतर जो है लंग्स रहता है, तो ये बड़ी मजबूत हड्डी होती है। और लंग्स का नेचर क्या है? लंग्स फूलता पिचकता है, इस वजह से ये हड्डियां भी थोड़ी नेचर में ऐसी हैं कि इनको आसानी से आप दबाओगे तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेती हैं, थोड़ी बहुत दब जाती हैं। तो ये एक तरीके से शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। अगर आप गिर जाओ, चोट लग जाए, तो ये झटके से उसको पीछे की ओर ढकेल देंगी, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये आपके थोरैक्स में है, रिब्स 12-12 दोनों तरफ, बीच में एक स्टर्नम। अब ये पीछे की ओर स्पाइन से जुड़ी होती हैं थोरैक्स वाली वर्टेब्रा से। तो जो थोरेसिक वर्टेब्रास है आपकी, उनसे ये सारी हड्डियां पीछे जुड़ी होती हैं। फिर क्या है?
उसके बाद एक हड्डी आती है क्लैविकल। क्लैविकल जो है ये आपकी कॉलर बोन समझ सकते हो आप इसको। ये ऊपर स्टर्नम से आके जुड़ी होती है और पीछे इधर साइड से जाके आपके शोल्डर के पास जुड़ती है क्लैविकल। और पीछे से दूसरी हड्डी आती है स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड जिसको आप जानते हो, शोल्डर ब्लेड के नाम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो पीछे की ओर स्कैपुला, सामने की ओर क्लैविकल, और हाथ से जो अगली हड्डी आई इसको बोलते हैं ह्यूमरस, है ना। तो ये हाथ से जो हड्डी आई ऊपर, हाथ वाली हड्डी जो थी ये हाथ वाली हड्डी थोड़ी सी बीच में पतली है, ऊपर की ओर थोड़ी मोटी है और नीचे की ओर थोड़ी मोटी है। ठीक। तो ये आप ऐसे समझो कि बीच में एक स्ट्रक्चर है, ऊपर और नीचे थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसी के साथ दो और हड्डियां लगी होती हैं। ये जो दो हड्डियां और हैं ये क्या है? ये है रेडियस और अल्ना। जो आप पल्स नोट करते हो ना, रेडियल पल्स। तो ये हड्डियों के नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे आगे चल के आपको ऑर्गन्स, मसल्स और वेसल्स को समझने में आसानी होती है। तो रेडियस जो है वो रेडियल पल्स के लिए यूज होता है। अल्ना थोड़ी पतली हड्डी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रेडियस थोड़ी मोटी हड्डी है, अल्ना थोड़ी पतली हड्डी है। तो ये अल्ना है, ये रेडियस है। रेडियस थोड़ी मोटी है, अल्ना थोड़ी पतली है। स्वभाव में ऐसा, एक तरफ मोटी अल्ना है, एक तरफ रेडियस है, लेकिन जनरली रेडियस थोड़ी सी मोटी हड्डी होती है। तो रेडियस और अल्ना ये दो हड्डियां हैं। फिर नीचे जाओगे आप तो ये 8 हड्डियां आपके रिस्ट की हैं, कार्पल बोन्स। और नीचे ये 5 हैं मेटाकार्पल की, और 14 हड्डियां हैं फैलेंजस की। ठीक। ये डायग्राम होगा आपके पास रिकॉर्डिंग में, आप आराम से देख लीजिएगा। सारे नाम चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा या साथ साथ इसी डायग्राम के साथ पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे ही आपका राइट और लेफ्ट हाथ बन जाता है, थोरैक्स बन जाता है, और आपका शोल्डर ब्लेड बन जाता है, पीछे स्पाइन बन जाती। तो ये पूरा आपकी अपर बॉडी ऑलमोस्ट कवर हो गई। नीचे अगर हम जाएं तो ये पेल्विक गर्डल है। वैसे तो पेल्विक गर्डल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट पेल्विक गर्डल, एक लेफ्ट पेल्विक गर्डल, लेकिन ये तीन तीन हड्डियों से मिलके बनी होती है। फ्रंट पे दोनों हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। ये जो क्यूबिक आर्च आप देख रहे हो ना, ये दोनों हड्डियों जुड़ती है। इसे ठीक पीछे आज जो हम बात कर रहे थे सुबह वाली क्लास में जो लोग होंगे, तो हम यूट्रस की बात कर रहे थे। तो यूट्रस इसी के ठीक सामने होता है। यूट्रस जो है ये इस हिस्से पे होता है, इसी पे। और ये जो जोड़ है ये आपस में दोनों हड्डियां जुड़ रही हैं। ये तीन हड्डियों से मिलके बना होता है। एक तरफ तीन हड्डियां होती है, दूसरी तरफ तीन। तो एक ये गर्डल होता है यहाँ से पूरा ऐसे, और दूसरा गर्डल ये यहाँ से ऐसे। और इस गर्डल में तीन हड्डियां हैं, इलियम, एक्स्ट्रियम, प्यूबिस। वो तीनों से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं। दो हड्डियां हैं पीछे, ये स्पाइन है आपकी, तो ये पीछे स्पाइन से जुड़ी होती है ऐसे। और ये जो स्पाइन है आपकी ये पूरी फ्यूज्ड बोन है। तो इन हड्डियों में कुछ मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए आपको पीठ सीधी करके आगे झुकने के लिए कहते हैं। टेल बोन से फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए बोला जाता है आपको। तो ये पेल्विस है आपका। पेल्विस क्यों काम का है ये हम आगे समझेंगे, ये बड़ा काम का है। आ, तो बोले। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेल बोन के एग्जैक्टली ऑपोजिट यूट्रस है। हाँ, टेल बोन जो है आपकी, टेल बोन नहीं, उससे ऊपर वाले, मतलब टेल बोन जो है वो कॉकेक्स है, उसके ऊपर जो हाँ, सेक्रम है उसी के ठीक ऑपोजिट सामने सेक्रम के। ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिर उसके बाद जो, अगर आप पैरों की ओर आते हो
तो पैरों की ओर ये हड्डियां हैं। एक तो आपकी इधर टिबिया और फिबुला है जो आपके नीचे पैर में होते हैं, और ये वाला जो हेड है ऊपर वाला हेड बनाता है आपका, ये फीमर का हेड है, ये आपका पेल्विक जॉइंट बनाता है। और ये जो एंड है ये आपका नी जॉइंट बनाता है। ये जो हेड है ये नी जॉइंट से कनेक्ट करता है, और ये जो है ये एंकल जॉइंट को कनेक्ट करता है। तो फीमर बोन जो है आपकी ये सबसे लंबी हड्डी है, हाई बोन होती है। ये पैर की लेग की हड्डी टिबिया, फेबुला, और इसी को नीचे अगर आप लेके जाओगे तो ये एंकल आ जाता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हाथ में पढ़ रहे थे, ठीक वैसा ही हाथ जैसा ही है। ये पटेला एक और हड्डी घुटने के बीच में रहती है, छोटी सी हड्डी है ये, बेचारी सपोर्ट करने में बहुत काम आती है, पटेला। ये इसका पीछे वाला व्यू है, इसका फ्रंट वाला व्यू है। तो ये यहाँ पे ये हड्डियों से बेहतर तरीके से सपोर्ट मिल जाता है इसको सामने की ओर से ऐसे, तो आप पटेला को पकड़ भी सकते हो। जब नी पेन और नी की चीजों का मैनेजमेंट देखोगे आप, तो ये पटेला का रोल बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये जो बोन्स अभी आप समझ रहे हो ना, इनका आगे मस्कुलोस्केलेटल पेन में बड़ा यूज होगा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद फिर जो नीचे आप ये देख रहे हो इनको, कि ये आपकी सबसे बड़ी वाली हड्डी है ये, फिर ये टेलस वाली, फिर ये पूरी, ये मतलब ये पूरी टोटल 7 हड्डियों का जंक्शन है। ऐसे 2 रो 3 रो में बनी हुई है। रिस्ट में 2 रो होती है, यहाँ 3 रो होती है। एक अलग से जो हील वाली हड्डी है ना निकली होती है, जिसकी वजह से आपको हील में पेन होता है बाद में, फंगल इन्फेक्शन और बाकी चीजें। आजकल हील का पेन बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो वो ये इस बोन की वजह से है। फिर ये सेम वैसे ही मेटाटार्सल्स 5 हड्डियां हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो ये 5 मेटाटार्सल है, 14 फाइलेंजेस हैं ये, जैसे हाथ में थे। तो हाथ और पैर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ पटेला घुटने में आ गई है तो 7 टार्सल बोन्स हो गई है, वहां 8 कार्पल बोन्स थी। तो वहां एल्बो में एक हड्डी कम हो गई थी। तो एल्बो जॉइंट जो है नी जॉइंट से कंपेरेटिवली थोड़ा कमजोर इसीलिए हो जाता है, बाकी और सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो हड्डी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई है आपको बताई है, इससे आप बहुत परेशान मत होइएगा। हड्डी जल्दी जल्दी इसलिए बताई है क्योंकि अभी मैं बहुत साइंटिफिक शुरू में नहीं होना चाहता हूँ, कि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि यार ये हम क्या पढ़ने बैठ गए हैं, ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद हो गई आपको भी याद हो जाएंगी। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ तो आप भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अभी जब मैं स्कल की हड्डी बता रहा था तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पेराइटल में कंफ्यूज हो रहा था। तो फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बहुत प्रॉब्लम नहीं लाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक, तो ये सारी हड्डियां अच्छे से एक बार देखिएगा रिकॉर्डिंग्स पे, और फिर इनके नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इनके सारे नाम नहीं याद होते तो कम से कम मोटे मोटे नाम तो पता हो कि हाँ ये वाली हड्डी है तो यहाँ पे है। सबसे छोटी हड्डी जो है आपकी बॉडी की वो कान में होती है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। तो ये 3 हड्डियां कान में होती हैं, उनमें सबसे छोटी हड्डी कान में, और सबसे बड़ी हड्डी आपके थाई बोन वाली हड्डी है फीमर। तो बड़ी छोटी तो कम से कम याद हो ही गई आज आपको, बाकी धीरे धीरे बाकी भी याद हो जाएंगी। ठीक, तो ये हड्डियां आज मैंने आपको बताई हैं। कल मैं मतलब कल नहीं, मंडे, अब हम नेक्स्ट मंडे मिलेंगे, तो मंडे हम हड्डियों के ऊपर इनका स्ट्रक्चर जोड़ देंगे, मसल्स की बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स तीनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्केलेटल मसल्स को अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत जबरदस्त योगा टीचर बन जाओगे।
ऐसा सब कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि स्केलेटल मसल्स को समझने से आप योगा टीचर बनोगे। हाँ, ये है कि आप इंसान की बॉडी के हिसाब से आप उसको फिर एक्सरसाइज या आसन करा पाओ। अगर आपको स्केलेटल मसल्स की समझ हो गई, स्केलेटल मसल्स की समझ करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके डायग्राम को 10 बार 20 बार देख लीजिए और उस डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए, नाम तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही बताने वाला हूँ कि कहाँ से जोर लगाओगे तो नुकसान नहीं होगा, कहाँ जोर लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तो एक योगा टीचर को ये समझना है कि कहाँ पे कितना स्ट्रेन करना है। अब जैसे आपके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, है ना, किसी का पेल्विक जॉइंट ज्यादा लचीला है, किसी का अपर बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, किसी के घुटने मजबूत है, किसी की बैक कमजोर है। तो जिसकी जैसी बॉडी है उसकी बॉडी की वैसे रिस्पेक्ट करते हुए आपको उसके लिए एक्सरसाइज या आसन डिजाइन करना उसके मस्कुलर स्केलेटन हेल्थ पे डिसाइड करना। तो मस्कुलर स्केलेटन हेल्थ कैसे खराब होती है, कैसे उसको आप बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगली क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके कुछ सवाल अगर हैं तो हम आपके सवाल ले लेते हैं।